क्वेश्चन है जीएसटी रिफंड। जीएसटी रिफंड के कई रीजन हो सकते हैं। लाइक आपने एक्सेस कैश डिपॉजिट कर दिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा एंड आपको लगता है कि मैं उसे विड्रॉल करना चाहता हूं, यू कैन। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही एक्सपोर्ट गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, तब आप रिफंड ले सकते हैं। एक्सपोर्ट के केस में आपका दो तरीका होता है कि या तो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर दो, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आप फर्निश कर देते हो तो उस केस में क्या है, आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 में आप किस चीज का रिफंड मांगेंगे? सर जो टैक्स मैंने पे किया है। सिचुएशन नंबर 2 जहां पे आप एलयूटी के माध्यम से आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप किस चीज का रिफंड मांगेंगे? अनयूटिलाइज्ड एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड को अगर मैं सप्लाई करता हूं, एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को। इंपॉर्टेंट बात एक है, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेना चाहते हैं तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 दो सिचुएशन ऐसे बताता है जिसमें आप एंटाइटल हैं रिफंड के लिए। सिचुएशन नंबर 1 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट, कंबाइंडली इनको हम क्या कहते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। तो आईटीसी एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि आप एलयूटी के थ्रू एक्सपोर्ट या एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं। सिचुएशन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी इनपुट की रेट ज्यादा है और आउटपुट की टैक्स रेट कम है, उस केस में भी आपको रिफंड दिया जाएगा। बट किस केस में? इस केस को हम, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स। वन मोर सिचुएशन, अगर मैं डीम्ड एक्सपोर्ट करता हूं, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? सर एक सेक्शन है 147 रीड विद नोटिफिकेशन 48, इसमें लिखा गया कि 4 ऐसी सिचुएशन है जिसको मैं डीम्ड एक्सपोर्ट कहता हूं। सिचुएशन नंबर 1 एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं। नंबर 2 ईपीसीजी लाइसेंस, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के अगेंस्ट में मैं अगर कोई कैपिटल गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, ईओयू को सप्लाई कर रहा हूं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, या अगर कोई बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो गोल्ड की सप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। तो डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई कर रहे हैं, मान लो मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, इस केस में क्या है? रिफंड मैं भी अप्लाई कर सकता हूं या चाहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिक्लेरेशन या फॉर्मेलिटी होती है। नॉर्मली रिफंड एप्लीकेशन आरएफडी 01 होता है। किस केस में रिफंड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है। कौन सी है वो सिचुएशन? वो सिचुएशन है अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, सर नो रिफंड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाई सर? बिकॉज देयर इज वन कस्टम पोर्टल जिसको हम क्या कहते हैं? सर आइसगेट, ICEGATE, और एक हम जीएसटी का पोर्टल होते हैं जिसमें हम अपनी जीएसटी रिटर्न को सबमिट करते हैं। तो आइसगेट और जीएसटी पोर्टल से डेटा मैच होगा। अगर ये डेटा मैच हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिफंड वुड बी इनिशिएटेड। अदरवाइज आपको आरएफडी 01 में फाइल करना पड़ेगा। एक मास्टर सर्कुलर 125 जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने, किस तरीके से सबमिट करने, एवरीथिंग हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट बाय सीबीआईसी इन द सर्कुलर 125। सो ये समराइज्ड रिव्यू हो गया। डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम क्या प्रोविजन है जीएसटी में? इन शॉर्ट अगर हम बात करें, रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हैं, तो अगर मेरा ट्रांजैक्शन, अगर रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन में कवर है तो क्या होगा? इसके ऊपर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, आप खुद टैक्स पे करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैं सप्लायर हूं, भले मैं रजिस्टर्ड हूं या अनरजिस्टर्ड हूं। यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मैं सीजीएसटी की बात करता हूं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसमें रिवर्स चार्ज के प्रोविजन के बारे में बात की गई है। सिमिलरली अगर मैं आईजीएसटी के नोटिफिकेशन की बात करूं, 53 और 54 है। Let's take one example. Say I am an GTA or I am an advocate and providing the service to you. You are a business entity or certain specified category. Important बात ध्यान रखना हमेशा, आरसीएम हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। आरसीएम का जो भी नोटिफिकेशन है, क्या कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है या गुड्स है, क्या पर्टिकुलर नेचर है सप्लायर का, कैटेगरी ऑफ सप्लायर क्या है और कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट क्या है, वहां पे वो बातें लिखी रहती है।
उन सभी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद में आप कह सकते हैं उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो हम एग्जांपल की बात करें कि सपोज करो मैं जीटी हूं या मैं एडवोकेट हूं या मैं कोई भी कैटेगरी का पर्सन हूं जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है और मैं आपको सप्लाई दे रहा हूं, इस केस में टैक्स आप पे करेंगे। नोटिफिकेशन सर्विस के केस में 13/2017 है और गुड्स के केस में नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 है। काफी चेंजेस हुए हैं, बार बार एडिशन डिलीशन कुछ हुआ है। एक बात और, रिवर्स चार्ज के केस में ये बात ध्यान रखना कि जो रेसिपिएंट है उनको आईटीसी मिलेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ 16, बट उस केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट भी बनाना होगा। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं सर? सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस कहां पे लिखा है ये प्रोविजन? सर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ में लिखा गया है सीजीएसटी एक्ट के। आप सेल्फ इनवॉइस बनाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और आप उस ट्रांजैक्शन की आईटीसी लेंगे। 9(4) के बारे में अगर मैं थोड़ी बात करूं, 9(4) पहले ब्रॉडली एप्लीकेबल था, ये काफी लार्ज इसका एप्लीकेशन था। कोई भी सप्लाई जो कि टैक्सेबल है, चाहे गुड्स और सर्विसेज हो, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। ये बात 12 अक्टूबर 2017 तक एप्लीकेबल थी। उसके बाद में 9(4) बार बार पोस्टपोन होता गया एंड अगेन द मेजर चेंजेस हैज बीन हैपन विद ऑन 1st of Feb 2019 with GST Amendment Act 2018 एंड उसके लिए नोटिफिकेशन जो आया वो 1st of April 2019 से एप्लीकेबल है। आज की तारीख में अगर मैं 9(4) की बात करूं तो 9(4) सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को आप रेफर कर लेना। तो अदर देन रियल एस्टेट सेक्टर, जो पहले हम कोई भी सप्लाई जो 5,000 रुपए से ऊपर होती थी उसके ऊपर रिसिपिएंट टैक्स पे करता था अंडर रिवर्स चार्ज, वो कॉन्सेप्ट अब एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन इज आईटीसी रूल्स एंड जीएसटी ऑन कस्टम। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूं, हम सभी जानते हैं सर अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं जिसके ऊपर मुझे कस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सेस एंड जीएसटी। वो जीएसटी कौन सा होता है? आईजीएसटी। वो पे, उसका वैल्यूएशन का पैटर्न तरीका सब कौन डिसाइड करेगा? सर कस्टम एक्ट डिसाइड करेगा। जितना हम जीएसटी पे करेंगे उसका हम आईटीसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये हमें कौन बताता है? सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कहता है कि सर आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट रूल 36 में बताया गया है। रूल 36 में अगर मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिकॉल करूं तो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू द कस्टम वो बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री और एनी सिमिलर डॉक्यूमेंट which is prescribed in the Custom Act for the purpose of assessment of IGST. So bill of entry हो सकता है या कोई और सिमिलर डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो मेरे पास में क्या हुआ, अगर मुझे आईटीसी लेनी है तो हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज बिल ऑफ एंट्री। एंड ऑब्वियसली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूं वो ट्रांजेक्शन मेरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। So this is my answer. For detail you can refer the section 16, read with rule 36. Very interesting question. मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। HO is paying the GST and its branch having the lot of ITC. क्या ये पॉसिबल है कि HO उस क्रेडिट को यूज कर सके? सर we all know that concept in the GST is one pen multiple GSTN is called as a distinct person. तो हेड ऑफिस का जीएसटी नंबर अलग होगा, ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग होगा। तो जीएसटी बट इनका परमानेंट अकाउंट नंबर सेम है। इनको क्या कहा जाएगा? सर डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन के ट्रांजैक्शन के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। पहला ध्यान में आपको बताता हूं, शेड्यूल 1 पैरा 2 क्या कहता है? अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, वहां पे सर्विस वर्ड भी कवर है, चाहे सप्लाई गुड्स की हो सर्विस की हो, विद द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इन दैट केस देयर हैज टू बी द ट्रांजैक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज ए सप्लाई एंड उसके लिए मुझे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो एक तरीका, आपको पहले फैक्ट देखना पड़ेगा, क्या ब्रांच कोई सप्लाई कर रहा है हेड ऑफिस को, भले इस गुड्स की जरूरी नहीं है, इवन सर्विस इज ऑल्सो काउंटेड। सेकेंड पॉइंट,
दूसरा तरीका है कि ब्रांच अपने आप को ISD के रूप में रजिस्टर्ड करवा ले और उस केस में फिर वो क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड देयर हैज टू बी सम कॉमन सर्विसेज व्हिच कैन बी अपोर्शन। सिर्फ मालाफाइड इंटेंशन या जस्ट कोई रिलेशन नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है या कोई कॉमन यूज नहीं है, बट फिर भी मैं ट्रांसफर करता हूं तो पेनल्टी प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टिव। क्वेश्चन है एडवांस रूलिंग प्रोविजन इन द जीएसटी। क्या होता है एडवांस रूलिंग? एडवांस रूलिंग का मतलब होता है एक डिसीजन जो कि दिया है बाय अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द एडवांस रूलिंग। इन शॉर्ट वी कैन से AAR और AAR टू एन एप्लीकेंट। मतलब सपोज करो आप एप्लीकेंट है और मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हूं या अपीलेट अथॉरिटी हूं ऑफ एडवांस रूलिंग, तो आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसका मैं आपको डिसीजन बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द एडवांस रूलिंग। क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं? क्या सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आंसर इज नो। कौन कौन से क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं एडवांस रूलिंग के सामने? तो वो क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन 97 में और अपीलेट अथॉरिटी से सेक्शन 100 में लिस्ट दी हुई है। ब्रीफ में अगर बात करूं, सेक्शन 97 टॉक्स अबाउट अगर आपको क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है, अगर आपको किसी नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी में डाउट है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ द सप्लाई, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सप्लाई है या नहीं है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, इन सभी क्वेश्चन के रिगार्ड में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ 5000 CGST एंड 5000 SGST। टोटल 10,000 आपको फीस देनी पड़ेगी और एप्लीकेशन सबमिट होगी। ARA01 ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको डाउट है प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्ड में तो आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, और कब आप अप्लाई नहीं कर सकते? सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन पास्ट में कर चुके हैं, अब वो ट्रांजैक्शन करंट में या फ्यूचर में नहीं करने वाले, सो द ट्रांजैक्शन विच इज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड कंप्लीटेड, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगेन मैं डेफिनेशन को रिकॉल करवाता हूं। वहां पे लिखा है ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द पर्टिकुलर सेक्शन इन रिलेशन टू द सप्लाई गुड्स की भी हो सकती है या सर्विस की भी हो सकती है, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। अंडरटेकन अगर मैं करंटली सप्लाई कर रहा हूं या करने वाला हूं, उसी के केस में मैं एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। एडवांस रूलिंग का डिसीजन क्या सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है? इसका आंसर सेक्शन 103 में दिया गया है। सर, एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन होता है वो दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट जो एप्लीकेंट होते हैं और सेकंड जो उस एप्लीकेंट के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है। उसी मैटर में, उसी पर्टिकुलर केस में, उसी एसएससी या उसके ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल है। कहने का मतलब कि अगर किसी कोई एडवांस रूलिंग में मैं सेम टाइप का बिजनेस कर रहा हूं बट मैंने अप्लाई नहीं किया, किसी और ने अप्लाई किया, उसका डिसीजन क्या मुझे ध्यान रखना है? आंसर इज नो, बाइंडिंग इन द नेचर नहीं है। सो ब्रीफ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Question: salary paid by the company to the director other than sitting fees attract GST under RCM. To understand these questions, let's convert in an example. I, Arun, working in your company. You are a company and you are paying the remuneration to me. Question is whether you need to pay the tax under reverse charge for this remuneration part. To answer these questions, we need to understand in which capacity director is receiving the remunerations. I can be the executive director for your company, or I can be the non-executive director or independent director for your company. If the company are paying to me in the capacity of the executive director, it will not be chargeable to GST at all. So therefore, no question of reverse charge. It will be covered in the Schedule 3 Para 1 employer-employee relationship, because the executive director, they are not providing any services. Basically, they are the employee of the company. And also,
the TDS will be deducted as a salary in the Income Tax Act. Second, if I am a non-executive director or the independent director and I am getting some remunerations or any amount by the company, this will definitely be chargeable to GST under reverse charge by way of entry number 6 of RCM notification number 13/2017.